रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अलूमा साइंस अकेडमी में आपको खुशामदीद है। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो मश्क हम सॉल्व करने वाले हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। मैं आपको इस लेक्चर में एमसीक्यूज इन डिटेल समझाऊंगा, आपको वन बाय वन करके मैं इंशाल्लाह ये समझाऊंगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है कि एटम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एटम एक दूसरे के साथ क्यों रिएक्ट, एटम एक दूसरे के साथ इसलिए रिएक्ट करते हैं क्योंकि मुस्तहकम होना चाहते हैं। देखिए मैंने आपको अपने लेक्चर्स में भी बताया था कि कोई भी इंसान है वो भागदौड़ किस लिए करता है, क्योंकि वो ज्यादा कमाना चाहता है, कहता है कि मैं फारिग बैठ के खा सकूं या अपने आप को स्टेबलाइज, अपना खाना पीना, अपनी एनर्जी पूरी करना चाहता है, अपना सोर्सेज ऑफ लाइफ यानी जिंदगी गुजारने के जो जरिए है ना उसको वो अच्छी तरह गुजारना चाहता है। वो कहता है कि मुझे बस हर चीज आ जाए। सो इस तरह हमारे पास एटम भी है। एटम स्टेबल कैसे होता है, एटम क्यों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं? नंबर 1 पॉइंट हम उसमें लिखते हैं कि क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। क्या वो स्टेबल होना चाहते हैं, मुस्तहकम होना चाहते हैं। सो एटम की जो ख्वाहिश है, एटम की जो ख्वाहिशात जिंदगी है वो किस तरह पूरी होती हैं? वो डियर स्टूडेंट्स वो डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल को पूरा करके होती हैं। डुप्लेट रूल क्या होता है? किसी एटम का अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करना। और ऑक्टेट रूल क्या होता है? किसी एटम का अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने को हम क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। सो इस तरह जो एक एटम है वो स्टेबल हो सकता है। तो हमारा एमसीक्यू का आंसर क्या होगा कि एटम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं क्यों? क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं, वो मुस्तहकम होना चाहते हैं। तो इट्स मींस दैट पहले का आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा? सी आंसर होगा, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। इट्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट दूसरा एमसीक्यू है, वो क्या है जी? वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रखने वाला एटम नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करेगा। कैसे? नोबल गैस कन्फिगरेशन का मतलब है कि देखिए नोबल गैसेस जो है वो रिएक्ट नहीं करती, वो इनर्ट होती हैं, वो शरीफजादे होते हैं। मैंने अपने लेक्चर में बताया था, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो वो मुस्तहकम होते हैं, उनके वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 होते हैं, वो फुल फील्ड होते हैं। तो कहता है नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसे हासिल करेगा? डियर स्टूडेंट्स हमने ये रूल्स में पढ़ा था जब चैप्टर को स्टार्ट करने वाले थे। उसमें फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है कि अगर 5 से ज्यादा हो तो क्या होता है, वो गेन करके, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस शेल में वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्टेट मुकम्मल करके, तो वो क्या करेगा? गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जो है एटम वो गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। सो इसका ऑप्शन जो है वो हमारे पास दूसरे का सी वाला करेक्ट है। सो ओके, दूसरे का हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो देखें, मैं ऑक्सीजन की आपके पास मिसाल लेता हूँ। ऑक्सीजन में डियर स्टूडेंट्स उसका ये न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में क्या होते हैं? पहले में 2, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहेगा, उससे ये अपना वैलेंस शेल मुकम्मल कर पाएगा। इट्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को मद्देनजर रखते हुए दर्जा में दिए गए एटॉमिक नंबर्स वाले एटम में कौन से एटम सबसे ज्यादा मुस्तहकम होते हैं? अच्छा वही बात है, ये रिलेटेड एमसीक्यूज ही हैं तकरीबन। रिलेटेड कैसे डियर स्टूडेंट्स? हमें पता है कि मुस्तहकम क्या कैसे होते हैं? नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे वो सबसे ज्यादा मुस्तहकम होंगे। तो वो नोबल गैसेस की बात कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा मुस्तहकम कौन होंगे? वही होंगे जिनके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन। आपने एक बात याद रखनी है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे ना, उतने ही उसके शेल्स में, उसके मदारों में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर देखें कार्बन, पहला ऑप्शन है 6 के लिए हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि पहले में 2, दूसरे में 4।
दूसरे नंबर पे आ जाए 8, ऑक्सीजन का अटॉमिक नंबर 8 होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले में 2 आ गए, दूसरे में 6, ये मैंने बनाया भी है। नेक्स्ट है आप 10 वाला नियोन का अटॉमिक नंबर हमारे पास 10 होता है, तो पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8, यानी कि उसका ऑक्टेट पूरा है, यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। जब किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों तो डियर स्टूडेंट्स वो मुस्तहकम होता है। इट्स ओके। 12 मैग्नीशियम का अटॉमिक नंबर है, यानी कि पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2 आ जाएंगे। तो ये नहीं, इसमें सबसे ज्यादा जो मुस्तहकम है वो सी ऑप्शन है हमारे पास। तो तीसरे एमसीक्यू का हमारे पास ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन, इसका भी सी है। इट्स ओके। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, चौथा जो है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ये भी क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका एमसीक्यूज में कहता है कि ऑक्टेट रूल। देखें, ऑक्टा मतलब ही 8 होता है। ऑक्टा का मतलब क्या होता है? 8। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, कितने हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल को फुलफिल कर रहे हैं। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भी हो तो वो मुस्तहकम होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन की वजाहत, यानी कि इसका ऑप्शन हमारे पास चौथे का होगा ए। 8 इलेक्ट्रॉन की वजाहत करता है ना, ये मैंने बताया। इट्स ओके। नेक्स्ट हमारा है जी नंबर 5, एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की मुंतकली का नतीजा। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, आयनिक बॉन्ड में पढ़ा हुआ है। आयनिक बॉन्ड में कैसे पढ़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 आयनिक बॉन्ड में हमने इस तरह पढ़ा हुआ है कि हमने पढ़ा है कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, यानी कि ऐसा बॉन्ड जो कि किसी एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स की मुकम्मल मुंतकली के बायस वजूद में है, उसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट करें, मैं आपको मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक Na है, सोडियम है और एक क्लोरीन है। आपको पता है क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, ये देना चाहेगा क्लोरीन को इजीली। क्लोरीन का ऑक्टेट रूल मुकम्मल हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट रूल मुकम्मल हो जाएगा। तो जब ये इसको देता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव। ये कटाइन बन जाता है, ये 9 कटाइन और 9 मिलके हमारे पास एक NaCl टेबल 60 बना देता है। तो ये एक आयनिक बॉन्ड है, आयनिक कंपाउंड है। तो इससे हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग, जो आयनिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है, जो ऐसा एटम बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल ट्रांसफर मुंतकली के बाद वजूद में आए, उसे हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। इट्स ओके डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं जी। जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ मिलता है तो उनके दरमियान कौन सा बॉन्डिंग होती है? वही बात आपने ना ये बात याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। सो डियर स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ना वो मेटल्स होती हैं। आप पीरियोडिक टेबल में आए आप तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स होती हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स देने का रुझान रखते हैं। जबकि आपको एंड वाले जो हैं ग्रुप्स देखें 17, 16, ये जो हैं वो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखते हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। सो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ऐसा बॉन्ड इसी तरह देखें, NaCl की मैंने मिसाल तो दे चुका हूँ पहले, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये पहले ग्रुप का मेटल है, ये नॉन मेटल, ये इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखता है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो ऐसा बॉन्ड जो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान, हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान बने, उसे हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। सो हमारा आंसर जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो छठे का बी होगा। बी वाला जो ऑप्शन है ना वो आयनिक है। सो ओके, आयोनिक। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स 7वां क्वेश्चन, दो नॉन मेटल्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड मुमकिना तौर पर। तो मैंने ये भी आपको कोवेलेंट बॉन्ड जब मैं आपको पढ़ा रहा था लेक्चर में, प्रीवियस आप वीडियो देख सकते हैं, तो मैंने आपको ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो हमेशा दो नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। तो वो कह रहा है कि दो नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स वो हमेशा होता है कोवेलेंट। इट्स ओके,
तो कोवेलेंट होता है तो हमारा ऑप्शन होता है कि ए सही है। इसका ऑप्शन हमारे पास ए वाला ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में डियर स्टूडेंट्स, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में मौजूद बॉन्ड पेयर अमूमन रखता है। हाँ जी, तो आपने ये बात याद रखनी है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में मौजूद बॉन्ड पेयर अमूमन 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। कैसे, वो मैं आपको वजाहत देता हूँ कैसे भी। फर्ज करें आपके पास एक ये हाइड्रोजन का एटम है और आपके पास एक ये हाइड्रोजन का एटम है। इनके दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। इस तरह ये देखें, फर्ज करें ये हाइड्रोजन, इसके मैं इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो करवा देता हूँ, ये हाइड्रोजन के मैं इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से। तो हमेशा आपने याद रखना है जब भी एक बॉन्ड बनता है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2 से बनता है, ये आपने याद रखना है। तो वो कहता है बॉन्ड पेयर, इससे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। तो ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। देखिए इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में भी एक। तो ये जब म्यूचुअल प्याली वाला मैं लफ्ज अपने लेक्चर में यूज किया था कि ये जब शेयरिंग करते हैं आपस में मिलते हैं तो इसका भी डुप्लेट 2 इसके वैलेंस शेल में भी मुकम्मल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में भी हो जाते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक वक्त में इधर घूमते हैं, दूसरे वक्त में थोड़ी देर बाद इधर भी घूमते हैं। इस तरह ये डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। वैलेंस शेल में दोनों के 2-2, जिन दोनों की प्यास बुझ जाती है। तो इस तरह इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो डियर स्टूडेंट्स डी वाला सही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड कैसे बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से बनता है। नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। दरअसल में से कौन सा कंपाउंड बॉन्डिंग के लिहाज से गैर सिमती है? इनमें से आपने बताना है कि कौन सा बॉन्ड जो है वो बॉन्डिंग के लिहाज से, कंपाउंड जो है बॉन्डिंग के लिहाज से गैर सिमती है। तो इसमें भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्लू इशारा देता चलूं, वो डियर स्टूडेंट्स क्या है? तो ये है कि हमेशा जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, वो एक सिमत में होता है, एक डायरेक्शन में होता है। इट्स ओके। तो जो आयनिक कंपाउंड होगा तो वो हमेशा नॉन डायरेक्शनल होता है, गैर सिमती होता है। क्यों भला? जैसे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन जो ट्रू है वो KBr है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान बनता है। ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रो मेटल है, ये नॉन मेटल है। ये मुकम्मल तौर पर इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन दे के KBr बनाता है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड से आपको पता है कि क्योंकि इसने जब इसको दे दिया, मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन दे दिया, ट्रांसफर कर ही दिया, फिर डायरेक्शन कैसी, फिर किसी पे एहसान कैसा? एहसान का मतलब है कि फिर उससे जुड़ा रहना कैसा, फिर डायरेक्शन कैसी। इस तरह आपने याद रखना है इसको। तो हमारा ऑप्शन जो है ट्रू वो डियर स्टूडेंट बी है, जो कि KBr है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने आपको पढ़ाया। पानी जो बर्फ है पानी के ऊपर क्यों तैरती है? ये सारा चक्कर जो है वो डेंसिटी का है, ड्यू टू डेंसिटी। ये इसमें मेन पॉइंट आपने याद रखना है, डेंसिटी। देखें ये आपने ग्लेशियर्स भी देखे होंगे, ग्लेशियर्स आइस कैप्स में आपने देखा बर्फ हमेशा पानी के ऊपर ही तैरती है। हालांकि आपको देखने में नजर आता है कि बर्फ भारी हो गई, सॉलिड है तो भारी हो गई, लेकिन नहीं, उतनी ही स्पेस में आप देखें ना, ये मैं अरेंजमेंट तो नहीं बना, हालांकि मैंने अरेंजमेंट बनाई थी अपने लेक्चर में। इसमें उतनी स्पेस में वाटर के मॉलिक्यूल है ना वो ज्यादा आ जाएंगे पानी के, इसमें उतनी स्पेस में इसके जो मॉलिक्यूल है, ये मैंने अरेंजमेंट नहीं बनाई, लेकिन मैं आपको क्लू दे रहा हूँ, शाह दे रहा हूँ, काम आएंगे। तो इसकी डेंसिटी कम होती है। देखें डेंसिटी हमारे पास उसका फार्मूला आता है मास बटा वॉल्यूम। उतने ही वॉल्यूम में आइस का जो कम मास है, जबकि वाटर का जो मास है वो ज्यादा है। तो इसलिए इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसकी कम। जिसकी डेंसिटी कम हो वही तैरता है ना हमेशा। तो इस तरह हमारे पास आपने याद रखना है कि बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि पानी बर्फ से कसीफ है, भारी है। इसका हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों तैरती है? बिकॉज वाटर इज हैवियर देन आइस। इट्स ओके। नेक्स्ट हमारा है जी क्वेश्चन नंबर 10, कोवेलेंट बॉन्ड नतीजा है। वही बात है
आप देख लें इधर हाइड्रोजन का मैंने आपको समझाया था कि हाइड्रोजन के बारे में 11 में हमारे पास है कि कोवेलेंट बॉन्ड जारी बात है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, ये मैंने आपको बताया, जिससे प्याली भी मैं तोड़ता हूँ। तो इसका ऑप्शन आपके पास 11 क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 11 का आपके पास है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास 11 वाले का सी ऑप्शन है, इनके बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही बात है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। नेक्स्ट है 12वें में हम आए, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है, C2H2, ये इथीन है हमारे पास, इथाइन सॉरी, जिसे हम एसिटिलीन भी बोलते हैं, का मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड्स पर मुश्तमिल होता है। उसने हमारे से पूछा है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन इथाइन, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन इथाइन या एसिटिलीन, इसमें कितने बॉन्ड्स होंगे। ये मैं आपको एग्जाम्पलीफाई कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। एक बात तो आपको अटल है ना, इसका मैं स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करता हूँ। आपने बात याद रखनी कि देखें कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन की वैलेंसी हमारे पास 4 होती है, तो कार्बन ने हमेशा 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। देखें क्योंकि C2H2 था तो कार्बन टू कार्बन 3 बॉन्ड है, इधर एक इधर एक, तो आप बॉन्ड की गिनती कर लें, देख लें 1 2 3 4 5 बॉन्ड है ना, कितने बॉन्ड्स हैं स्टूडेंट्स, 5 बॉन्ड्स हैं। तो आपका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि 12 क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं जी। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, वही बात 3 इलेक्ट्रॉन में मैं आपको इधर समझा देता हूँ। फर्स्ट का नहीं है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन टू कार्बन के दरमियान, मैं आपको इधर ही समझा देता हूँ, आप इधर समझिए। इधर क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड था, ये एक क्योंकि 3 इधर आपने और रखना है बस। ट्रिपल बॉन्ड जो है मैंने आपको बोला है कि एक जो बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलता है, क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो 3 बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे हैं, 3 इसके 3 इसके। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमारे पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेंगे। उसका जो 13 का है हमारे पास वो ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन जो है वो बी सही है। क्यों सही है, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 14, कहता है कि हमारे पास दर्जन में मॉलिक्यूल्स का कौन सा जोड़ा है एक जैसे कोवेलेंट कम बॉन्ड्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक जैसे कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद। मैं से एक जैसे का मतलब आप समझ लें, एक जैसे का मतलब है अगर इसमें सिंगल है उसमें भी सिंगल है, इसमें डबल है उसमें भी डबल है तो फिर एक जैसा है। अगर इसमें ट्रिपल है उसमें ट्रिपल फिर सही है, अगर इसमें 4 है उसमें 4 है फिर ऐसे। तो आपने बात याद रखनी है कि मैं आपको 14 का जो है हमारे पास ऑप्शन जो है वो डियर स्टूडेंट्स वो सी सही है। कैसे वाला, मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करवाता हूँ। देखें C2H4 ऐसे ऑक्सीजन भी देख लें, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर होते हैं इधर, तो जो एक लोन पेयर इधर बॉन्ड पेयर था, एक इधर 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इधर 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो दोनों मिलके ये 2 बॉन्ड तो बन गए। देखें इसमें भी डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इसमें भी डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। जबकि आप C2H2 की बात करें तो उसमें जो है हमारे पास 3 बॉन्ड पाए जाते हैं। ऐसे आप HCl की बात कर लें, मैं HCl को भी आपके पास बना कर दिखा देता हूँ। जबकि ऑक्सीजन के दरमियान डबल है, इसके दरमियान सिंगल है, तो ये मैच तो नहीं ना बनता, एक जैसे बॉन्ड तो नहीं ना हुए, तो एक जैसे तो यही है जिसमें डबल पाया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 की जानब आप आ जाए। दर्जन में कौन सा कंपाउंड पानी में अल्पजीर नहीं है। अच्छा एक बात तो आप याद रख लें, जो इम्पोर्टेंट रूल हमने सॉल्युबिलिटी में पढ़ा कि लाइक डिसॉल्व लाइक, ऑलवेज यू विल रिमेंबर दैट लाइक डिसॉल्व लाइक, कि जो जैसा है वो वैसे को ही हल करता है। तो देखें अगर पोलर कंपाउंड है, पोलर सॉल्वेंट है, तो वो पोलर को हल करेगा अपने अंदर, अगर नॉन पोलर को। पानी क्या है, पानी डियर स्टूडेंट हमारे पास
एक पोलर कंपाउंड है, तो बाकी ये देखें आयनिक कंपाउंड्स हैं सारे, NaCl, KBr और MgS मैग्नीशियम क्लोराइड। तो C6H6 जो बेंजीन है ना, ओनली दिस इज नॉन पोलर। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो ये सही होगा। मैं आपको अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करके दिखाऊं तो वो इस तरह होता है। बेंजीन का डियर स्टूडेंट इस तरह फार्मूला होता है, ऐसे। ओके, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी 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 सी। कार्बन 6 कार्बन होते हैं और इनके साथ एक एक हाइड्रोजन लगी होती है। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन लगी होती है, इधर भी एक हाइड्रोजन। तो अल्टरनेटिव 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये इस तरह के इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। दरअसल में से किस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है? जाहिर सी बात है, हम अगर ऑप्शन की तरफ आए, बाकी सबके पास तो लॉन पेयर मौजूद है। जैसे अमोनिया, अमोनिया को अब देख लें, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर होता है NH3। नाइट्रोजन की बात कर लें तो नाइट्रोजन में ऐसे होता है, इसके पास भी एक लॉन पेयर, इसके अजाफी है, कमी नहीं है इनके पास, अल्लाह का दिया इनके पास सब कुछ है, बल्कि अजाफी भी है। जबकि एक बेचारा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ही है, जिसका मैं आपको स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करके दिखाऊं, उस बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। बोरॉन का डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ना ये न्यूक्लियस है, इसका अटॉमिक नंबर 5 होता है, क्योंकि ये 5वें ग्रुप से बिलोंग रखता है। पहले ग्रुप में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये 3 इलेक्ट्रॉन ही आपको पता है, जो वेलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है इसके इस तरह होंगे। तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन के वेलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इसे बॉन्डिंग कर लेता है। वो तो अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर चला, उसने कर लिया होता है इसे मिलके। ओके, इस तरह इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की देखें, ये 2 तो 4 तो 6, इसके वेलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बोरॉन के, अभी भी 2 की कमी है। तो ये अमोनिया इससे रिएक्ट करता होता है, जो इसको ना 2 इलेक्ट्रॉन देता होता है। तो ये डेफिशिएंस है, डेफिशिएंसी हुई ना। तो इस तरह बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है वो डेफिशिएंसी है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो 16 क्वेश्चन का वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हमारे पास है, दरमियान कौन सा जो है पेयर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रखता है? इनमें से कौन सा पेयर जो है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रखता है, वो आपने बताना है। मैं इधर आ जाता हूँ। पोलर आपको पता है कि पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव एलिमेंट के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा पोलर होता है। H2 तो पोलर है, HCl देखें, H पार्शियल पॉजिटिव एलिमेंट है और Cl पार्शियल नेगेटिव। ऐसे ही आप H की बात करें, इसमें ये पार्शियली पॉजिटिव होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ पुल करता है, ये भी अपने तरफ ज़्यादा पुल करता है। इस तरह 2 पोल क्रिएट होते हैं। ये हमारे पास पोलर कंपाउंड्स हैं। तो आपके पास जो ऑप्शन है 17 क्वेश्चन का वो डियर स्टूडेंट्स डी है। क्या? HCl हाइड्रोजन क्लोराइड और H2O वाटर है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट वाला एमसीक्यूज है आज के एक्सरसाइज का, 10 में से एटम्स के दरमियान पाई जाने वाली सबसे कमजोर तरीन फोर्सेज वो डियर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। कोवेलेंट फोर्सेज मेटालिक ये मजबूत होती हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कमजोर होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के बारे में। 18 में आ जाए, HCl है, HCl है, ये भी एक HCl कंपाउंड है। तो ये जो फोर्सेज है ना, ये मबैन क्योंकि पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव एक दूसरे को इस तरह अरेंज कर लेते हैं कि तरतीब बना लेते हैं, तो उनके दरमियान ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर लाइन हो जाते हैं, मॉलिक्यूल तरतीब बना लेते हैं। तो इस तरह ये मॉलिक्यूल के दरमियान जो कमजोर फोर्सेज हैं जिससे वो मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, ये जो मजबूत होती हैं ये वीक होती हैं। ठीक है, तो ये फोर्सेज हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज डियर स्टूडेंट्स कहलाती हैं।
ये वीकेस्ट फोर्सेस हैं रिलेटिवली ये इन सब के, तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इट्स ओके। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है, आज की को जो इंशाल्लाह अच्छे से कंप्लीट हो गए होंगे। तो मज़ीद हमारे लेक्चर्स के लिए आपने चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि हम आपको मज़ीद जो है वीडियोस फराहम करते रहें। आप आखिर में आपने एक बात याद रखनी, बच्चे अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो आपने खौफ निकाल देना है। खौफ के बगैर, खौफ कामयाबी को खा जाता है। अगर कामयाबी होना चाहते हो तो खौफ को दिल से निकाल दो। वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोक के क्या कहेंगे लोग। आपने लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी, ठीक है। डोंट केयर ऑफ अदर्स आर्ग्यूमेंट्स। लोगों के आर्ग्यूमेंट्स, लोगों की टॉकिंग्स, लोगों की बातों के बारे में आपने नहीं देखना। आप अगर दुरुस्त सिमत में हैं, अगर आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं, अगर आप नेगेटिव वे पे नहीं हैं, आपकी डायरेक्शन सही है, आप दुरुस्त हैं, इस्लाम के ट्रू फेथ के मुताबिक अगर आप चल रहे हैं, तो आप अपनी तरक्की के लिए, दीनी दुनियावी तरक्की के लिए, इस दुनिया और आखिरत के लिए अपनी कामयाबियां आपने ज़रूर समेटनी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।